आपको पता है जो अच्छी वीडियो होगी ना वो अच्छे लोगों तक और देखने वाले लोगों तक पहुंच ही जाती है। अगर आपको उसने मतलब आपने अगर उस वीडियो को सही ढंग से बनाया और उसको टाइम दे के बनाया है तो वो लोगों तक पहुंचेगी, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैं अभी देख रहा था अपनी यूट्यूब पे देख रहा था, मैंने एक चंद्रताल वाली वीडियो बनाई थी, चंद्रताल गया था बाइक लेके। तो वो जो वाली वीडियो है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग उसको देखेंगे, लेकिन वो वाली वीडियो है कि मतलब ठीक लोगों तक पहुंच रही है और उसको लोग जो है वो देख भी रहे हैं। उसमें जो उसका टाइम आ रहा है ना देखने का वो भी ठीक ठाक आ रहा है। तो ये होता है कि अगर आप अच्छे से बनाओ कोई चीज़ तो वो अच्छे तक लोगों तक पहुंच ही जाती है। तो आज भी कुछ वैसी ही आज भी कुछ मतलब वैसा ही कोशिश रहेगी कि जो वीडियो बनाऊँ तो वो अच्छी बनाऊँ ताकि वो लोगों तक पहुँचे भी। ऐसे नहीं तो ऐसे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर लोगों तक वो पहुँचे ही ना और लोग उसको देखें ना तो फिर फालतू टाइम क्यों बर्बाद करना है। तो फिलहाल ये है कि ये देखो सामान कैसे पड़ा हुआ है। लास्ट राइड जो मैं करके आया था तो सामान ऐसे पड़ा हुआ, बिखरा पड़ा हुआ, जूते जो भी हैं। तो पहले इसको इकट्ठा करना है। और आज क्या है कि जो बाइक मेरी चल गई है लगभग 10,000 किलोमीटर चल गई है, तो उसकी तीसरी वाली सर्विस है वो करवानी है। जो पहली सर्विस तो ऐसे 500 किलोमीटर पे होती है, उस पर कुछ हुआ नहीं। और दूसरी सर्विस जो है वो 5,000 किलोमीटर पे, उस पर तेल वगैरह भी जो इंजन ऑयल वगैरह वो भी चेंज नहीं होता, वो जस्ट नॉर्मल चेकअप करते हैं बस। तो अब तीसरी सर्विस है वो मेन सर्विस है, शायद उसमें बाइक जो है वो अच्छे से सर्विस करवानी पड़ेगी। तो लगभग मेरी 9600 कुछ चल गई है। तो मैं 10,000 किलोमीटर से पहले पहले करा लूँगा, क्योंकि मेरा जो सड़कें वगैरह है तो वो थोड़ी ऐसे ख़राब सी हैं और पहाड़ी पे ज़्यादा चलती है। तो अच्छा होगा कि मैं उसको सर्विस पहले एडवांस में करा लूँ ताकि बाइक में कोई दिक्कत ना आए। तो फिलहाल क्या करना है कि फ़िलहाल चलते हैं, अपना हेलमेट वगैरह और पहनते हैं और बाइक उठाते हैं और चलते हैं पहले सर्विस स्टेशन। और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या है? सबसे जो बाइक चलाने से पहले सबसे मुश्किल चीज़ है वो है ये पहनना। गर्मी भी है लेकिन फिर भी आपको ये पहनना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये है अपना सस्ता वाला हेलमेट, गंदा हो रखा है काफ़ी। और इसका ना ये वाइज़र जो होता है ना, अंदर वाला वाइज़र, ये ख़राब हो गया, ये नीचे आता नहीं, यहाँ से भी नहीं आता और यहाँ खींचने से भी नहीं आता, ये कहीं लॉक अटक गया इसको। ठीक है फिर चलते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बरसात का मौसम है ना, जो धूप है वो बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, दिख भी रही होगी। लेकिन क्या है कि जो अभी जो रास्ता है ना, दोनों तरफ बिल्कुल घने पेड़ हैं और जो छाँव है वो पूरी रोड पर पड़ रही है। तो बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ज़्यादा धूप लग नहीं रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी रोड खुला आया नहीं धूप वाला। इस तरफ देखो, दोनों तरफ देखो कितने ज़्यादा घना पेड़ है, मतलब जंगल है पूरा। मेरे राइट तरफ ये है सुखना लेक, लेकिन अभी हम लेक घूमने नहीं आ रहे, अब हम जा रहे हैं फ़िलहाल सर्विस करने के लिए। मतलब जंगल क्रॉस किया मैंने, ये हाईवे आया और धूप देखो, सामने सूरज देवता और पूरी चमक रही है धूप। अब तो जैसे जलने स्किन जलने वाली धूप है ये। देखो रोड साफ़ है ना, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, धूप जो सीधी मुझ पे पड़ेगी अब, और ना ही अब ठंडी ठंडी वाली हवा आएगी। फिलहाल सब तरह से रोड खाली है तो हम आराम से निकल जाएंगे। कुछ ही टाइम पहले की बात है, जो सामने ये बिल्डिंगें देख रही हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं था, खेत होते थे खुले। अभी देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दिया मैक्स ने। ये मेन हाईवे है, एयरपोर्ट रोड। तो मुझे लगता है कि मेन हाईवे के आसपास तो आपको बिल्कुल भी घर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी उम्र आपको फिर ना शोर शराबे के साथ, गाड़ियों की आवाज़ के साथ ही रहना पड़ेगा। इसलिए घर जो होना चाहिए वो थोड़ा हाईवे से बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की तरफ हट के होना चाहिए। यहाँ आपको हाईवे से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई ना दे, थोड़ी शांति रहे। तो बस पहुँच गए हम रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन पर। तो शुक्र है यार, बाइक की सर्विस तो होगी, लगभग 4:15 हो गए हैं। मैं लगभग 11:30 बजे पहुंचा था यहाँ पे और देख लो कितना टाइम लग गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, अगर बिना बुकिंग के आओ सर्विस करवाने तो तब तक नंबर ही नहीं आएगा फिर तो इतना सारा टाइम लग जाता है पूरा सर्विस करवाने में। और सर्विस मेरी कैसी हुई, क्या क्या हुआ इसमें, वो मैं आपको बताऊँगा ज़रा रूम पर पहुँच के। अच्छा यार, बाइक की सर्विस तो होगी ना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है ना, तो एक इसमें मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा आखिरी में कि आप क्या करके चलोगे कि आपका खर्चा ज़्यादा ना हो। क्योंकि बाइक लेने से पहले कोई भी बंदा है वो सोचता है कि यार इसमें कितना मेंटेनेंस होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना तेल लेगी, वो सबका रहता है। मेरा भी था ऐसा कि यार सर्विस में कितना महंगा पड़ेगा, क्या सर्विस रहेगी, कैसी सर्विस होगी। और इसका रॉयल एनफील्ड का क्या है यार, आप कहीं भी अगर सर्विस करवाने जाते हो ना, बिना बुकिंग के जाओगे ना कहीं पर भी तो नंबर ही नहीं आता, स्लॉट ही नहीं मिलता। तो इसलिए कि 1 दिन 2 दिन पहले आप बुकिंग करवा लो सर्विस की, ताकि आपको टाइम मिल सके सर्विस करवाने के लिए। नहीं तो आपको वेटिंग लाइनें लगना पड़ेगा, कल आना पड़ेगा, परसों आना पड़ेगा, ऐसे रहता है। तो टाइम से अगर आप बुक करवा लो तो सर्विस आपकी ढंग की हो जाती है।
तो सर्विसिंग कॉस्ट में क्या रहता है कि सर्विस करवाने जाते हो तब क्या रहता है, एक रहता है कि कितना टाइम लगता है सर्विसिंग के लिए, कॉस्ट क्या आती है सर्विसिंग की, और उसमें चेंज क्या होता है, वो होती है, तीन चीज़ें होती है सर्विसिंग में। तो टाइम को मैं आपको बता दूं कि मैं 12 बजे मेरी बाइक का वो सर्विस करने लगे थे वो, फिर क्या होगा बीच में लंच टाइम हो गया, तो लंच टाइम के बाद फिर बाइक बाकी जो है वो फाइनल हुई थी, इसलिए मुझे 3-4 घंटे लग गए सर्विस करने के लिए। और मेरा खर्चा लगभग इसमें आया था बाइक सर्विसिंग करने के लिए 2500 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन 2500 से सर्विसिंग का नहीं था, इसमें एक दो चीज़ें चेंज हुई था उनका उनका था इसमें खर्चा, इसलिए ज़्यादा बढ़ गया, नहीं तो अदरवाइज़ मेरा सर्विसिंग का कॉस्ट आने वाली थी 1800 रुपये के आसपास आने वाली थी। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चेंज हुआ सर्विसिंग में। एक पहले तो इंजन ऑयल चेंज होता है, 700 रुपये का लगभग वो आता है, इसमें 1.7 लीटर जो है वो इंजन ऑयल डलता है। तो एक इंजन ऑयल होगा, इंजन ऑयल हो गया, एक सर्विसिंग किट मिलती है 1000 रुपये की, जिसमें सब कुछ होता है, फिल्टर वगैरह रबड़े वगैरह, पर वो मुझे लगी नहीं कि मतलब 1000 रुपये की होनी चाहिए, वो उसमें फालतू की चीज़ें होती है, 1000 रुपया बस मुझे लगता है ऐसे फालतू जाता है यार वो। तो 1000 रुपये का वो हो गया, और आगे पीछे के ना मेरे जो ब्रेक पैड है वो घिस गए हुए थे। तो ब्रेक पैड जो मैंने आगे वाला ब्रेक पैड था वो तो बिल्कुल ही घिस गया हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मतलब ख़त्म ही हो गया था। वो पीछे वाला फिर भी ठीक था, लेकिन मैं आगे पीछे दोनों के चेंज करवा दिए, क्योंकि क्या रहता है कि बरसात के दिन है तो ब्रेक वगैरह जो आगे पीछे की वो ढंग की होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक पे तो आपका पूरा रिलायबल है आप बाइक पे कि ब्रेक आपकी ढंग की होनी चाहिए। तो आगे पीछे के मैंने वो दोनों ब्रेक पैड चेंज कर दिए। और एक और चीज़, क्योंकि मेरी ना चेन वगैरह जो बरसात में बड़ी गंदी थी और मिट्टी धूल मिट्टी बड़ी लगी हुई थी, तो मुझे उन्होंने एक पहले स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया कि आपका चेन सेट चेंज होगा। अभी तो मेरी बाइक जो है 10,000 किलोमीटर नहीं चली, तो चेन सेट के लिए बोलते हैं कि चेन सेट चेंज होगा, और चेन सेट आता है 3,000 रुपये का। तो चेन सेट फिलहाल मैंने चेंज नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है अभी कि मेरी चेन सेट बढ़िया है। उन्होंने तो क्या करना, बिल बनाना था और कस्टमर को थोप देना था कि 3,000 रुपये का आपका चेन सेट चेंज कर दिया, लेकिन अभी चेंज सेट चेंज करवाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने चेन सेट चेंज नहीं करवाया। तो मेरा खर्चा कितना हुआ मैं वो बताता हूँ आपको। 700 रुपया हो गया लगभग तेल का, 600 कुछ रुपये बनते हैं, 600 रुपये हो गए, 270-70 रुपये के आते हैं ब्रेक पैड, तो 600 रुपया ये हो गया। 1000 रुपये की आती है इसमें किट आती है, ये हो गया 2300 रुपया, 2300 रुपया ये हो गया। और इसमें 50-60 रुपये की जो इसकी ना बैटरी का बॉक्स होता है ना, उसकी रबड़े वगैरह होती हैं जो उसको लॉक को लगाती हैं, तो 50-60 रुपये की ये रबड़े लगी, और बाकी वो जो जीएसटी टैक्स वगैरह लगाते हैं वो मिला के पूरा 2563 कुछ रुपया बन गया था मेरा। तो ये तीसरी सर्विस की कॉस्ट थी। अगर ये मेरा कुछ चेंज नहीं होना होता ना इसमें, जो 500 रुपये जो लगा, 600 रुपये जो लगा मेरा ब्रेक पैड का फ्रंट और बैक का, तो लगभग खर्चा ही कुछ नहीं था, तब तो 1800 रुपया लगना था। और वो भी 10,000 किलोमीटर, मतलब 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस दिए। मान लो कि मतलब कितने महीने बाद आप सर्विस करवा रहे हो और आपको 2500 रुपया आ रहा है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। खर्चा पता कब पड़ता है, खर्चा जब पड़ता है तब जब आपकी बाइक में ब्रेक डाउन होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, फिर आप उसके बाद सर्विस करवाने मेंटेन करने जाओ तो उसके पार्ट्स बड़े महंगे मिलते हैं, वो होता है बाइक का खर्चा ज़्यादा। अदरवाइज़ अगर आप बाइक को अच्छे से चला रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं, तो उसका कोई खर्चा नहीं, बस आपको सर्विस करवानी है और उसमें तेल डलवाना है। और एक चीज़ मैं जो आपको बता रहा था कि एक सुझाव है बाइक का, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो वो है आपकी बाइक की मेंटेनेंस, चेन मेंटेनेंस की। तो ऐसा है ना, बरसात के दिनों में ना चेन चेन बड़ी गंदी रहती है, बार बार मिट्टी लगती है, रेत लगता है उसमें, और वो उसी में फंसा रहता है, और चेन गंदी होती है तो ज़्यादा ख़राब होने की दिक्कत रहती है। इसलिए क्या करना है कि आप ना चेन को कभी भी गंदा नहीं रखना है, जितना चेन को हो सके उसको साफ़ रखना है। अगर साफ़ रख के चलाओगे ना तो चेन की आपकी लाइफ लंबी होगी। अगर आप उसको साफ़ रख के नहीं चलाओगे तो चेन के जो लॉक होते हैं ना, बीच में एक होता है उसका जो घूमता है, वो ख़राब हो जाता है जल्दी, और वो आपका फिर मोटा खर्चा आने वाला है। 3,000 का चेन सेट आता है, तो चेन को आपने बिल्कुल वही साफ़ रख के चलना है। और मैंने एक आइडिया लगाया कि अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक में ना, पहले मेरे पास 100 सीसी थी, मैं उसको चलाता था, लेकिन ये बाइक लेने के बाद ना तेल के अलावा अगर बाइक में सबसे ज़्यादा बड़ा खर्चा है ना, तो वो मुझे लगता है कि चेन ल्यूब का है। अभी मेरे पीछे देखो चेन ल्यूब रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि चेन ल्यूब का ज़्यादा खर्चा है। तो मैं अभी बाइक को ना चेन ल्यूब करता हूँ, कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा करूँ ताकि चेन की लाइफ जो है वो थोड़ी सी लंबी चल जाए। तो ये था मेरा एक बाइक की, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक की सर्विसिंग करवाने का एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपके पास बाइक है तो आप भी वैसा, जैसे मैंने आपको सुझाव दिया है, तो आप वैसा कर सकते हैं अपनी बाइक की चेन वगैरह के साथ, ताकि बाइक की जो है वो मेंटेनेंस प्रॉपर रहे, मेंटेन रहे। और बस इतना था ये वीडियो।